डियर फ्रेंड्स, नो दिला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना सीआरपीसी के प्रोविजंस पर चर्चा करते हैं, तो आज चैप्टर 17 चार्ज के ऊपर चर्चा करेंगे, जो 211 सेक्शन से लेकर 224 तक है। चार्ज की दो किस्में हैं। पहली फॉर्म ऑफ चार्जेस जो सेक्शन 211 से 217 है, और दूसरा ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस 218 से 224 है। तो इसे हम दो भागों में वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब चार्ज किसे कहते हैं? सिंपली मीनिंग इज़ एन एक्यूजेशन। सेक्शन 2B के अंदर जो है चार्ज का जिक्र आया है सीआरपीसी के। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ऐसा सीआरपीसी के सेक्शन 2B में कहा गया है। चार्ज के समय कोर्ट ने 173 की रिपोर्ट में जिन्हें रेफर किया गया है उन सभी दस्तावेज को ध्यान में रखकर चार्ज फ्रेम करना है। ऐसा 1995 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 181 में करार दिया गया है, और यह अथॉरिटी 1995 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 606 पर भी दर्ज है। चार्ज लगाते समय सेक्शन 207 और 227 को ध्यान में रखना है। चार्ज के समय ये भी नहीं देखना कि ट्रायल विल एंड इन कन्विक्शन और नॉट। ये बात जो है 2009 एक सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल पृष्ठ 51 योगेश वर्सेस स्टेट में करार दी गई है। अब सेक्शन 211 पर हम सीधे आते हैं। 211 का पहला क्या कहता है कि हर आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका चार्ज दोषी पर लगाना है। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। बहुत साफ सी बात है। इसके ऊपर जो है स्टेट ऑफ ऑफेंस के ऊपर जोर दिया गया है सब सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, the offense may be described in the charge by the name only। जैसे सेक्शन 304B है, उसका नाम है डॉरी डेथ। अब डॉरी डेथ लिख दिया तो 304B लिखने की ज़रूरत नहीं है। 304B लिख दिया। 304B लिखने के बाद जो है उसका हम थोड़ा सा वो देंगे कि बीच के जो सेक्शन के शब्द हैं उन शब्दों का हवाला देंगे चार्ज में। तो SC/ST एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, NDPS एक्ट है, ये लॉ हैं। अब अगला क्या कहता है? इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज़ चार्ज्ड। यदि अपराध का कोई नाम नहीं है तो दोषी को इस तरह अपराध की परिभाषा देनी होगी जिससे दोषी को आरोप की सूचना हो जाए। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है? लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। वो विधि और विधि की धारा जिसके बारे में अपराध हुआ है अपराध में कहा जाएगा। जैसे IPC लॉ हुआ, और इसका सेक्शन ले लेते हैं। जैसे सेक्शन 457 का जिक्र करते हैं। 457 क्या है? हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग ये सेक्शन हुआ तो 457, तो IPC लॉ हुआ। अब पांचवा क्या कहता है? द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन ए पर्टिकुलर केस। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन A और B अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है। इलस्ट्रेशन A क्या कहती है कि A इज चार्ज विद ए मर्डर ऑफ B। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट A इज एक्ट फेल्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन इन सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, दैट it did not fall within any general exceptions of the said code, and that it did not fall within any of the 5 exceptions to section 300
or that if it did fall within exception 1, one or other of the three provisions to that exception applied to it. यदि इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके अंदर क्या कहा है कि ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ बी। मर्डर शब्द आ गया तो मर्डर शब्द के माने है 299, 300 और 302 जो है जिसमें सज़ा है। तो इसलिए दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट इज एक्ट फेल्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर 299 और 300 के उन शब्दों की देने की ज़रूरत नहीं है। अब सब बी जो है देखेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर क्या इलस्ट्रेशन दिया है। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड with voluntary causing grievous hurt to B by means of an instrument of shooting. This is equivalent to a statement that the case was not provided for by section 335 of the said code and that the general exceptions did not apply to it. C देखेंगे, A is accused of murder, cheating, theft, extortion, adultery and criminal intimidation or using a false property mark. The charge may state that A committed murder or cheating or theft or extortion or adultery or criminal intimidation or that he used a false property mark without reference to the definition of those crimes contained in the Indian Penal Code. But the sections under which the offence is punishable must in each instance be referred to in the charge. A is charged under section 184 of the Indian Penal Code with intentionally obstructing a false property offered for sale by the lawful authority of a public servant. The charge should be in those words. Words will be given there because 184 में इस तरह का कोई नाम सेक्शन को नहीं दिया गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ अथॉरिटीज़ मैं आपको इस बिंदु पर बताता हूँ कि इससे अगला 5 हमने पढ़ा और अब जो है हम इससे पहले के अथॉरिटीज़ पर आएँ। सब सेक्शन 6 को देखेंगे। सब सेक्शन 6 क्या कहता है? द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मीनिंग देयर बाई चार्ज विल बी इन राइटिंग। चार्ज ज़बानी नहीं हो सकता। हाँ, जो समरी केसेज हैं, सम्मन्स केसेज हैं, उसमें जो है उसका सब्सटेंस और उसको पढ़कर सुनाया जा सकता है। बट जहाँ पर वारंट केस है उसके अंदर जो है इट विल बी रिटन इन ए लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब सब सेक्शन 7 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति जिस पर चार्ज लगाना है पहले से सज़ा प्राप्त है तो ऐसी पूर्व सज़ा के कारण वर्धित दंड यानी एनहांस्ड पनिशमेंट या अन्य दंड का भागी है तो न्यायालय दोषी साबित होने पर यदि ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य, तिथि, स्थान भी आरोप में कथित किए जाएंगे और यदि ऐसा कथन रहेगा तो न्यायालय सज़ा सुनाने से पहले उसे भी चार्ज में जोड़ सकता है। अब इस सेक्शन को साथ में पढ़ेंगे सेक्शन 75 आईपीसी, जिसमें एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज अंडर चैप्टर 12 एंड 14 दी गई है और सेक्शन 116 सीआरपीसी के इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज के अनुसार उसको पूर्ण रूप से बता दिया गया कि ये बात है, उसको डिफेंस का मौका दिया जाए और प्रोसिक्यूशन जो है अपनी गवाही लीड करे। तो इसमें सच्चाई को जानने के लिए ये इंक्वायरी है, विचारण है। और सेक्शन 75 क्या है कि यदि पहले से सज़ा हो रही है और इसमें दोषी को दोषी पाया जाता है तो एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए ये जोड़ना भी चार्ज में ज़रूरी है कि ऑन सच एंड सच डेट इन सच एंड सच केस ही हैज़ ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड। तो इसके ऊपर केस ला है 2008-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 571 हेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज कोर्ट कैन नॉट वे द एविडेंस। 2012-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 306 सुप्रीम कोर्ट है। दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चार्ज डिफेक्ट इमेटेरियल अनलेस काजेज प्रेजुडिस टू द एक्यूज्ड। 2009-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 762 सुप्रीम कोर्ट अन्ना रेड्डी इस केस है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सेक्शन 211 चार्ज mere omission to mention provision of law at the highest
may be considered as an irregularity. No prejudice shown. Conviction and sentence not at all affected. 2004-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 610 सुप्रीम कोर्ट है। खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इम्पोर्टेंट केस है चार्ज के ऊपर। पर्पज ऑफ चार्जेज इज टू अपराइज द एक्यूज्ड प्रिसाइजली एंड कॉन्शियसली द चार्ज टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। चार्ज shall contain particulars with regard to time, place and the alleged offence and the person against whom or the thing in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. If the charge is defective, which materially prejudice the accused, then on the basis of such charge, conviction cannot be sustained. With deepest regard, I would like to say, for reading section 211, you must read this authority 2004-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 610 सुप्रीम कोर्ट। इस अथॉरिटी के अंदर टोटल का टोटल सारे सेक्शन को भी बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस किया गया है। और अगली अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा 2006 दो क्रिमिनल कोर्ट केसेज 325 सुप्रीम कोर्ट। ये सेक्शन 211 और 482 के ऊपर जो है डिस्कस करते हुए केसला बना है। डिफेंस एविडेंस एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नॉट परमिशिबल। पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। इस अब 212 सेक्शन है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो 212 क्या कहता है? चार्ज में अपराध का समय, स्थान, व्यक्ति से तात्पर्य है विक्टिम, या वस्तु जिसके विषय में अपराध किया गया है, सारे ऐसे पर्टिकुलर्स जिसमें अपराधी को अपराध बारे पर्याप्त सूचना हो जाए चार्ज के अंदर देने हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? जब अपराधी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य चल संपत्ति या दुरुपयोग का आक्षेप है, आरोप है, तो इतना ही काफ़ी होगा कि जिन विषयों का अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक तिथियों का जिक्र हुए बिना उस सारी राशि को स्पेसिफाई या उस चल संपत्ति का वर्णन जैसी भी स्थिति है कर दिया जाता है। और इस तरह लगाए गए आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। 219 क्या है? व्हेन ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन ए ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। प्रोवाइडेड कह दिया है इसके अंदर, यानी जो एक ही तरह के जो ऑफेंसेस की बात कही उसके बारे में प्रोवाइडेड दिया है कि पहली और अंतिम तिथि के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है 2010-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 527 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। मैनपाल वर्सेस स्टेट सेक्शन 212, 215, 464 और 354 IPC के ऊपर ये चर्चा की गई है। एरर इन चार्ज में कोई गलती रह गई। 2 वोमेन नेमली P and S प्रेजेंट इन द हाउस, accused charged for assaulting P and outraging her modesty after committing trespass in house. Accused outraged the modesty of S but charged with outraging modesty of P. Held conviction cannot be based for outraging modesty of S. Note करने के लिए कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चार्ज फार्म नंबर 32 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अनुसार लगाना है। उसके अंदर परफॉर्मा दिया है, उस परफॉर्मे के अनुसार जो है मतलब उसमें खाली स्थान दिए हैं जो भरे जा सकते हैं और उसमें सारे पर्टिकुलर्स और सेक्शन 211, 12, 13 इस तरीके से जितने भी सेक्शंस हैं चार्ज के उन सब की इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए वो परफॉर्मा बनाया गया है। 213 सेक्शन क्या कहता है? व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। जब धारा 211 और 212 में दिए गए पर्टिकुलर्स अभियुक्त को आरोप की पर्याप्त सूचना नहीं देते तो चार्ज में वे पर्टिकुलर भी दिए जाएंगे जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होंगे। इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ने पर मैनर शब्द स्पष्ट करता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड
एज विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पज़। यानी सेक्शन 211 और 212 से यदि कोई बात दोषी को समझ में नहीं आती तो 213 जो है सेक्शन ये कहता है कि उसके अंदर जो मैनर अपनाया गया था उस ऑफेंस को करने के लिए वो मैनर भी दिया जाएगा, पर्टिकुलर्स उस मैनर्स के भी दिए जाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसके वो जो हैं इलस्ट्रेशंस वो पढ़ ली जाएं तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे ए इज़ एक्यूज ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट सर्टेन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। क्योंकि थेफ्ट जो है वो ऑफेंस का नाम है तो वो आ गया, इससे जो है वो सारा का सारा अब 379 या 380 की उसकी शर्तें देने की ज़रूरत नहीं है। ए इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्लेस एंड टाइम, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। अब इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन देखेंगे, ए इज एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। ये तो कह दिया कि ए ने बी को चीट किया, फला तारीख को किया और फला जगह पर किया, कैसे किया, द मैनर इज टू बी स्टेटेड, इसके अंदर मैनर देना पड़ेगा। ए इज एक्यूज ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट दैट पोर्शन ऑफ द एविडेंस गिवन बाई ए विच इज अलेज्ड टू बी फॉल्स। वो पोर्शन भी बताना पड़ेगा कि जो गवाही दी है वो गवाही भी कोट करनी पड़ेगी, वो भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो है मतलब गवाही दी थी और ये जो है आपने गलत कहा था। इस तरीके से इसमें इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। अगली इलस्ट्रेशन में पढ़ता हूँ, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर्ड बी। अगली है, ए इज एक्यूज ऑफ डिसओबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, द चार्ज मस्ट सेट आउट द डिसओबीडियंस चार्ज एंड द लॉ इन्फ्रिंज्ड। अब सेक्शन 214 की बात करेंगे। सेक्शन 214, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। इसके अंदर क्या कहा गया है, इन एवरी चार्ज words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। आरोप में अपराध का वर्णन करने के लिए प्रयोग में लाए गए शब्दों को उसी प्रकार प्रयोग में लाए समझे जाएंगे जो विधि द्वारा दिए गए हैं और जिसके अधीन अपराध दंडनीय है। जैसे मर्डर का प्रयोग का मतलब है 302 के चार्ज के लिए सभी शब्दों का प्रयोग जो सेक्शन में है वो माना जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी शब्द को उसका मायना लिख दिया गया चार्ज में, वो ज्यों का त्यों शब्द ना लिखा गया तो उस शब्द को भी इसी तरीके से माना जाएगा मानो वही शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 214 ये कहना चाहता है। अब 215 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एरर्स, गलतियों का क्या प्रभाव रहेगा। नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स शैल बी रिगार्डेड एट एनी टाइम ऑफ द केस एज मटेरियल unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। जब हम किसी भी सेक्शन को पढ़ें तो जहाँ पर कॉमा, पूर्ण विराम आता है या फुल स्टॉप आता है उस पर रुकें कि वहाँ तक क्या कहा गया है। तो अगर वहाँ रुक करके इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो सेक्शन का अर्थ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है कि अपराध या पर्टिकुलर्स जो चार्ज में अभी कथित हैं, अगर मूलवश किसी अपराध या पर्टिकुलर का लोप या ओमिशन हो गया तो वह केवल तब तक ही मटेरियल माना जाएगा जब तक उस गलती या ओमिशन से दोषी वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो, मिसलेड हो गया हो और उस कारण न्याय नहीं हो उसका, अन्यथा नहीं। अब इसकी इलस्ट्रेशंस को पढ़ें। इलस्ट्रेशंस बहुत काम की बात है। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ द इंडियन पेनल कोड।
with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by the omission, the error shall not be regarded as material. वो सिक्का जो है जब उसको मिला उसे पता था कि खोटा सिक्का है और सिक्का सही नहीं है। अब आईपीसी की धारा 242 के तहत चार्ज लगाया कि जुर्म के वक़्त अर्थात जब सिक्का उसके कब्जे में आया तो वो जानता था कि सिक्का नकली है, किंतु आरोप के वक़्त कपटपूर्ण शब्द फ्रॉडुलेंटली लिखना रह गया जो सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में फ्रॉडुलेंटली न लिखने से वो पथभ्रष्ट हो गया या मिसलेड हो गया और इस गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा, दिस एरर शेल नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल। इसके ऊपर केस ला है 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज 31 पंजाब एंड हरियाणा डीबी की अथॉरिटी है। इसके अंदर क्या कहा, सेक्शन 215 चार्ज एरर डेट ऑफ ऑफेंस, नो एरर इन स्टेटिंग either the offence or the particulars required to be stated in the charge. Error in the date of offence in charge sheet neither misled the accused nor it was caused any prejudice to them. Held, this error is immaterial. मनोहरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 2011 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज 65 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और उसके अंदर सेक्शन 215 और 164 के ऊपर चर्चा की गई है। एरर इन फ्रेमिंग चार्ज, नो ऑब्जेक्शन इन रिगार्ड टू एरर इन फ्रेमिंग चार्ज मेड बिफोर ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट, plea regarding error was raised for the first time before the Honorable Supreme Court. Held, such grievance cannot be normally considered by Supreme Court. No failure of justice has occasioned nor accused suffered any prejudice. अब सेक्शन 216 पर आते हैं। कोर्ट में अल्टर चार्ज, न्यायालय आरोप को बदल सकता है। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी विषय में किसी भी आरोप को परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है, अल्टर और ऐड कर सकता है। 2014 सुप्रीम कोर्ट 377, 2004 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 1392 इसके ऊपर सफिशिएंट अथॉरिटी है। वाइड पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 216 केम टू बी एडवर्टेड टू बाय सुप्रीम कोर्ट इन CBI वर्सेस करीम उल्ला ओसान केस 2014 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 437। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि प्रत्येक ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन दोषी को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। इसी प्रकार सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यदि परिवर्तित या परिवर्धन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस परिवर्तन या परिवर्धन से अभियोजक के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो ट्रायल को ऐसा मानकर आगे बढ़ाया जा सकता है, मानो वो परिवर्तन या परिवर्धन शुरू से ही कर दिया गया था। अब 2014 क्रिमिनल लॉ जनरल 4552 इलाहाबाद हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, जिसके अंदर कहा गया है कि अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एक्यूज्ड सो एज टू अनेबल हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू मीट द चैलेंज। 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 728 पृष्ठ के ऊपर रणबीर सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जो दूसरी बुक में भी पब्लिश हुआ है 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल 2665 पे, और उसके अंदर क्या कहा गया है, इट वाज स्टेटेड ऑन द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 216 एंड 217 it is evident that after an alteration of the charge, the interest of prosecution and the accused has to be safeguarded by permitting them to further re-examination the witnesses already examined. अब 216 का सब सेक्शन 4 क्या कहता है, यदि परिवर्तन या परिवर्धन
ऐसा है कि मुकदमे को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्ता प्रोसिक्यूटर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए सिरे से विचारण करेगा या विचारण को उतनी अवधि के लिए जितनी ज़रूरी है स्थगित या अर्जन कर देगा। अब इसके बाद 216 का 5 क्या कहता है कि यदि परिवर्तित या परिवर्धित एल्टर्ड और एडिड चार्ज ऐसा अपराध हो गया जिसके लिए पूर्व मंजूरी यानी प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है तो उस मामले में बिना मंजूरी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर एल्टर्ड और एडिड आरोप आधारित हैं अभियोजन के लिए पहले ही मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली गई है। AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 2577 फूड इंस्पेक्टर वर्सेज PS श्रीनिवास शनाय वाला केस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं सेक्शन 217 पर, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज एल्टर्ड। जब चार्ज एल्टर कर दिया गया तो गवाहों को दोबारा से बुलाया जा सकता है। आरोप परिवर्तित होने पर गवाहों का पुनः बुलाया जाना। जब चार्ज अमेंड या एल्टर हो जाता है तो अभियोजक और दोषी यानी प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड दोनों को हक होगा कि जिस गवाह को पहले गवाही हो चुकी उसे पुनः बुलाने की अनुमति देगा और प्रोसिक्यूटर या एक्यूज्ड गवाह को पुनः परीक्षा करना चाहता है किंतु ऐसा देखा जाएगा कि विलंब करने या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से तो ये दरखास्त नहीं दी गई है। किसी ऐसे गवाह को भी जिसमें न्यायालय ज़रूरी समझे बुलाने की इजाज़त देगा। रणबीर यादव वाला केस जो 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 728 मैंने पहले बताया था, वो सेक्शन 216 और 217 दोनों के ऊपर जो है कंबाइंड रीडिंग से उस को डिस्कस किया गया है और वो लॉ ले डाउन हुआ है, इसलिए उसको मैं यहाँ पर पुनः साइट करते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसे ज़रूर पढ़ें। 2012 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 5 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये कहा गया है सेक्शन 216 और 217 एल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्जेस प्रेजुडिस देयर मस्ट बी फ्रेश ट्रायल ऑन सेड एल्टर्ड और न्यू चार्जेस अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू कॉल विटनेसेस। उसके बाद दूसरी अथॉरिटी है 2007 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 978 सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर भी 217, 218, 228, 240 सभी सेक्शंस के ऊपर डिस्कस किया है और मिस जॉइंडर ऑफ चार्ज के ऊपर जो है ये अथॉरिटी है। एपिलेंट शुड नॉट सफ़र एनी प्रेजुडिस बाय रीज़न ऑफ मिस जॉइंडर। इसका सब सेक्शन आगे दूसरी बात इसके अंदर क्या कही है कि कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंसेस परमिशिबल। 3 क्या है कि इट शुड नॉट रिजल्ट इन फेल्योर ऑफ जस्टिस। चौथी बात इसमें यह है इफ़ देयर इज़ सब्सटेंशियल कंप्लायंस misjoinder of charge may not be fatal. Such misjoinder must be arising out of mere misjoinder to frame charge. आप सबका नो द लॉ चैनल में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम भड़मोर एडवोकेट आपका धन्यवाद करता हूं और आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लेक्चर यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।